उत्तराखंड के मंथली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। इसमें हम सितंबर का पूरा करंट अफेयर करेंगे। आप उत्तराखंड पीसीएस का प्री अगर आप देते हैं नेक्स्ट ईयर, उसके लिए यूजफुल है, आराम से देखना। जो लोग मेंस देने भी अभी जा रहे हैं, इसको देख के जाना, आपके काम आएगा, ठीक है। प्लस जो अदर सबऑर्डिनेट सर्विसेज के एग्जाम भी दे रहे हैं उत्तराखंड के, किसी और स्टेट के नहीं, अभी जिनको उत्तराखंड का देना है, तो आप भी इसको देखना, आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। कुछ वन लाइनर बचेंगे, वो सबऑर्डिनेट सर्विस में ज्यादा पूछते हैं, उसको हम एमसीक्यू पे कवर कर लेंगे, बाकी आपका कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें कवर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं पहली खबर पे। हमने फर्स्ट अपनी न्यूज है, पीएम मोदी ने मन की बात में अभी तारीफ की है उत्तराखंड के एक गांव की। कौन सा गांव है? झाला गांव। झाला गांव कहां पे है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, कुमाऊं गढ़वाल वाले रीजन में। तारीफ क्या है तो अभी इसको आप सुनना, जो बच्चे मेंस देंगे उसको आप देखना कि कैसे यूज करना है एज ए केस स्टडी और एग्जाम्पल। प्लस जो प्रीलिम वाले हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे होता क्या है ना, झाला विलेज में धन्यवाद प्रकृति करके एक इनिशिएटिव चलता है। मतलब क्या करते हैं कि जो वहां की यूथ है उस गांव के, वो सब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होके डेली 2 घंटे जो गार्बेज सब रहता है उसको साफ करते हैं, गांव के बाहर लेके जाते हैं, उसको जैसे भी डिस्पोज करना होता है उसको सस्टेनेबल वे में डिस्पोज करते हैं। तो एक बात ये हुई, इससे क्या पता चलता है कि यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, और जो एनवायरमेंट है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड। तो ये एथिक्स में भी आपका जुड़ता है, आप एथिक्स में यूज कर सकते हो इसको, केस स्टडी बना के एक जन भागीदारी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में भी यूज कर सकते हो, प्लस गवर्नेंस में भी यूज कर सकते हो कि जो गार्बेज की इशू है, जो वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है, उसको भी हम कैसे जन भागीदारी से सोल्व कर सकते हैं। तो पीएम मोदी जी ने इनकी तारीफ की, ये एक बात हुई। क्वेश्चन आपका किस चीज पे बन सकता है? जो प्रीलिम देंगे, किसी और एग्जाम को भी अटेम्प्ट करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन, ये सब स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन को 10 साल पूरे हो गए हैं इस 2 अक्टूबर को। तो इसका मतलब स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 2014 में, जब मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे। आज उसको 2024 में लगभग 10 साल पूरे हो गए। तो इस पे एक क्वेश्चन आपका बनता है। इसमें क्या है ना, जन भागीदारी से, पब्लिक पार्टिसिपेशन से हम साफ सफाई के ऊपर ध्यान देते हैं। और आपने सुना होगा ओडेफ फ्री, जो ओपन डेफिकेशन है, उसको भी हमने लगभग अचीव कर लिया है, सबने अचीव कर लिया, ऑलमोस्ट सारे स्टेट ने। तो ये भी हमारा एक अचीवमेंट है। आपको क्या करना है? ओडीएफ प्लस ओडीएफ प्लस प्लस। ओडीएफ क्या है कि जनरली आपको गंदगी जहां भी आप करते थे तो उसको आप डस्टबिन में डालोगे, कहीं सड़क पे कचरा नहीं फेंकोगे, ये ओडीएफ है, ठीक है। ओडीएफ प्लस क्या है? ओडीएफ प्लस में है कि अब ठीक है, आपने कहीं गंदगी तो नहीं की, लेकिन कोई खुले में टॉयलेट कर रहा है, तो उसका क्या? उसमें है कि भाई पब्लिक टॉयलेट बनाए जाएंगे, आपको खुले में टॉयलेट भी नहीं करना है, ये ओडीएफ प्लस है। ओडीएफ क्या था कि हाँ, आपको कचरा नहीं फैलाना है, प्लस जो आप ओपन में डेफिकेट करते हैं उसको भी नहीं करना है। तो ओडीएफ प्लस हुआ। अब ओडीएफ प्लस प्लस चल रहा है। प्लस प्लस मींस कि आप जो भी अपना गंदा कचरा या फिर सीवेज जो भी है अनट्रीटेड जो छोड़ते हो थ्रू ड्रेन, आपने उसको भी कंट्रोल करना है, या उसको भी थोड़ा सा ट्रीट करके हम बड़ी नदियों में उन सब में डालेंगे। तो ओडीएफ प्लस एक और एडवांस कॉन्सेप्ट है, उस पर अभी काम चल रहा है, ठीक है। तो मेन ऐसा नहीं पूछेगा कि ओडीएफ इन सब में डिफरेंस, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने आपको बता दिया। ओडीएफ मतलब खुले में नहीं बैठना है, ओडीएफ प्लस मतलब खुले में टॉयलेट नहीं करना है, और ओडीएफ प्लस प्लस मतलब आपको खुले में ये सब जो भी वेस्ट आप डिस्चार्ज करते हो अपने घर से उसको नहीं करना है। आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। ये झाला विलेज है उत्तरकाशी में, काफी सुंदर है और लगभग चाइना के लगभग आसपास है। अच्छा, आप सब में से कुछ लोग यूपीएससी भी देते होंगे, ठीक है, तो आपके लिए भी है जिसको यूपीएससी देना है। इसी में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। एमसीक्यू में ना कुछ लॉजिक होते हैं, हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न है, उसका एक तरीका है पूछने का। आप क्या करते हो, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप कुछ भी करके 2 एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है, बाकी बचे 2। उन 2 में जो आप टिक लगा के आओगे
वो गलत वाले पे लगा के आओगे, घर आके चेक करोगे तो बोलोगे कि हाँ यार दो तो मैंने एलिमिनेट सही किए, जो दो बचे उसमें से मैंने ए पे टिक लगाया, आंसर था डी। ऐसा ही होगा और यही चीज आपको बाहर करती है। तो आपको इसमें कुछ गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूं। सपोज ये यूपीएससी का है, यूपीएससी में बहुत डिफाइंड पैटर्न है कि कब कौन कौन से दो स्टेटमेंट वाले सही होंगे, कौन से क्वेश्चन है जो तीन स्टेटमेंट वाले सही होंगे, कौन से स्टेटमेंट है जो ऑल ऑफ दीज होंगे, ठीक है, कौन से हैं जो नन ऑफ दीज होंगे। ये सब पैटर्न है पिछले 10 15 20 25 साल का। इवन मैं आपको 1995 10 15 25 हाँ लगभग 20 22 साल के सारे पीवाईक्यूज आप देखते ही टिक कर दोगे, आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, मैं उतने करा दूंगा आपको, सारे क्वेश्चन नहीं। अगर 100 क्वेश्चन पूछता है तो आप उसमें से आराम से 55 प्लस लॉजिकली देखते टिक कर दोगे, पढ़ना आपको ज्यादा नहीं पड़ेगा। आपको चाहिए तो बता देना। इसको देखते हैं, चलिए कैसे देख के कैसे टिक करना है। जब भी ऐसे स्टेटमेंट पूछे 1 2 3 4 5 तो एक लॉजिक लगाना 5 3/5। 3/5 मतलब कि 5 अगर पूछा है, 5 हो 6 हो 4 हो, इनमें से 3 सही होंगे, एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, सारे भी नहीं होंगे, 3 सही होंगे। आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा अभी, लेकिन ये मैंने इसमें एक दो क्वेश्चन रखे हैं, मैं आपको ऐसे न्यूमरस क्वेश्चन दिखा दूंगा, कम से कम 50 क्वेश्चन दिखा दूंगा जिसमें यही आंसर निकल के आएगा। दो भी आएगा, वो किन में आएगा, वो अलग तरीके के क्वेश्चन है, आपको बस देख के पहचान करनी है कि कौन से सब्जेक्ट का है, कौन सा क्वेश्चन है, देखते ही टिक मारो। देखो इसमें 5 है, 5 में से 3 2 3 4 5, 3 बी वाला है, आंसर इज बी। अभी भी आपको समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया, ठीक है, चलिए और देखते हैं। ये एनवायरमेंट का है, 2023 का क्वेश्चन है, 4 पूछे हैं, 4 में से आप बताइए कितने सही होंगे। 3 3, सी इज द आंसर। आप मैच कर लेना, ऑफिशियल से मैच करना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जब आंसर की आई थी तो इसमें जो कोचिंग वाले हैं उन्होंने सबने डी दिया हुआ था, लेकिन आप ऑफिशियल से मैच करना, आंसर इज सी, ठीक है। मजा नहीं आया अभी भी, और देखना है, चलिए इसको देखते हैं। 4 है, 4 में से सिंपली क्या लॉजिक लगाओगे, 3 3 का है सी, आंसर इज सी। अभी भी नहीं आया समझ में, और देख लेते हैं। ये गुची, गुची अरमानी वाला नहीं है, ये गुची खाने वाला है। 3 पूछे, ठीक है। अब इसमें 2022 का क्वेश्चन था, इसमें मैं आपको एक लॉजिक समझाना चाहता हूँ। इससे पहले चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं। इसने भी 1 2 3 4 5 6 पूछे, 6 में से कितने सही होंगे। आप में मैं बता रहा हूं, आप में से 99% को पता नहीं होंगे कि ये है क्या, नाम भी क्या है इनके। 6 में से 3, 3 कहाँ है, देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 ऑप्शन है, ये कट गया। 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, सी भी गया। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, डी में, ये भी गया। इसमें 1 2 3, सिर्फ 3 है, तो आंसर इज ए। ऐसे ही करने हैं। पहले वाले को मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि लैंग्वेज पकड़ के आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। गुची के बारे में पूछा है, 2022 में पूछा था। पहला है कि इट इज फंगस, की ये फंगस है, पता नहीं। इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, मतलब जो हिमालय है, जो लद्दाख से चलता है, और बस ऐसे सोचना है, और नॉर्थ ईस्ट तक जाता है, तो उस रीजन में ये होता है। आप खुद सोचो, चलो वहां से लेके वहां तक समझ में आती है बात, हो सकता है पता नहीं हमें। तीसरा देखो, इट इज कॉमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो भाई एक तरफ तो ये बोल रहा है कि सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, मतलब लद्दाख से लेके नॉर्थ ईस्ट तक सारे में, सारे हिमालय के कुछ कुछ पार्ट में मिलता है। तो दो तो एक बात बोल रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है कि ये हिमालय के जो फुट हिल्स है, मतलब स्पेसिफिक हो गया है, वो भी नॉर्थ ईस्ट में, कि वहां पे कल्टीवेट हो रहा है कमर्शियली। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो या तो 2 सही है या 3 सही है, दोनों सही नहीं है, ठीक है। तो 2 और 3 इसमें दे रखा है, तो दोनों एक साथ सही नहीं होंगे, तो 2 भी सही नहीं है, 3, ये आपने डी एलिमिनेट कर दिया, ठीक। लेकिन आपको एक चीज पता है कि 2 या 3 में से कोई एक जरूर सही है, ठीक है। तो आंसर में आपका 2 या 3 ये होना चाहिए। तो पहले वाले में सिर्फ ओनली 1 है, ये भी एलिमिनेट हुआ आपका। अब बचता है आपका बी और सी, मतलब 1 and 2 and 3 ओनली। तो अब आप देखो 3 और 2 में से कौन सा ज्यादा चांस है सही हो सकता है। दूसरे में बोला है कि सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, मतलब कहीं कहीं मिलता है। हो सकता है इतना बड़ा हिमालय कहीं पे एक पेड़ भी लगा होगा, तो इसकी आंसर की अदरवाइज गलत हो जाती है। अगर ये लिखता है ना कि ग्रोज इन ऑल हिमालयन फॉरेस्ट, तो ऑल में मतलब क्या होता कि पूरे हिमालय में मिल रहा है, लेकिन सम में उसने मतलब कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं नहीं भी मिलता। तो थोड़ा सा ये फीजिबल ऑप्शन है,
ये एकदम हार्श स्टेटमेंट है कि भाई ये फुट हिल्स पे ही मिलता है, वो भी नॉर्थ ईस्ट के। एक्सट्रीम हो गया है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। नहीं समझ में आया तो ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत सारे आपको करा दूंगा। ये बस एक ट्रेलर है, सारे क्वेश्चन करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे को निकाल दो, आंसर इज सी। चलिए, ये तो फालतू की एक मैंने आपको, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है इसमें रोड एंड ड्रोन्स का, उसकी वजह से जब मैं उसके ऑप्शन फ्रेम कर रहा था तब मुझे लगा कि नहीं, चलिए आपको बताना चाहिए, है ना। ये आ गया अपना क्वेश्चन, ये मैंने आपको करा दिए। हाँ चलिए ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। एक न्यूज है, रोड एंड ड्रोन्स क्या होता है, बुरांस। बुरांस के बारे में पहले समझ लेते हैं कि बुरांस है क्या। इसको क्लाइमेट चेंज का एक काफी अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा इसमें स्पेसिफिक जो आपका प्रीलिम में पूछ सकता है वो क्या है कि पिंक रोडेंड्रोन्स, ये स्टेट फ्लावर है कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का नहीं है। उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर कौन सा है, ब्रह्मकमल। पिंक रोडेंड्रोन्स कहाँ का है, उसके पड़ोसी राज्य का, हिमाचल प्रदेश का, पहली बात। दूसरा, रोडेंड्रोन्स अर्बोरियम, रोडेंड्रोन्स अर्बोरियम ये नागालैंड का स्टेट फ्लावर है। नागालैंड का स्टेट फ्लावर भी रोडेंड्रोन्स अर्बोरियम है, ठीक। तो रोडेंड्रोन्स उत्तराखंड के लिए क्या है, रोडेंड्रोन्स उत्तराखंड का एक ट्री है, स्टेट ट्री है, उत्तराखंड का राज्य ट्री रोडेंड्रोन्स है। हमारा जो फ्लावर है वो कौन सा है, ब्रह्मकमल। ये चीजें आपको समझ में आई, नहीं आई तब भी कोई बात नहीं। न्यूज थी ये कि उत्तराखंड अपने 42 फॉरेस्ट लैब तैयार करेगा। फॉरेस्ट लैब मतलब क्या, एक लिविंग लेबोरेटरी है, मतलब कि एक लैब तैयार करेगा, उसमें प्लांट्स जो वहां की वैरायटी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको ग्रो करेगा, पता लगाएगा कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, क्या उसके बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट आते हैं, तो उन सब की स्टडी करने के लिए बनाई जाएंगी। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, बात क्या है इंपॉर्टेंट, आप अपने प्री में तो शायद नहीं पूछेगा, प्री में पूछेगा तो रोडेंड्रोस पे पूछेगा कि ये किन का स्टेट फ्लावर है। मेन्स में क्या है, आप इसको यूज करना है क्लाइमेट चेंज में। अभी लास्ट ईयर, मीन्स लास्ट ईयर भी नहीं, हाँ शायद हाँ फरवरी 2024 की ये न्यूज थी। रोडेंड्रोन्स ना पहले ही फूल देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने जनवरी से ही, जबकि ये एवरेज लगभग ऐसा चलता है कि ये फरवरी लास्ट या मार्च से इन पे फ्लावरिंग आती है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी गर्मी लगभग मार्च में होती थी, ये फ्लावर निकल के आते थे, उतनी ही गर्मी लगभग इनको फील हो रही है जनवरी में। तभी तो ये पहले अर्ली ब्लॉसम, ये देखना इसमें दिया होगा कहीं, हाँ जनवरी फॉर सम स्पेसीज, फ्लावरिंग सीजन ऑफ रोडेंड्रोन्स हैज बीन फाउंड फॉर बिगिन एज अर्ली एज जनवरी फॉर सम स्पेसीज। कुछ स्पेसीज के लिए रोडेंड्रोन्स की जनवरी से ही इन्होंने फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, सबको पता है, डेटा भी है, लेकिन ये एक विजिबल इंस्टेंस है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा इंस्टेंस है। इतना बड़ा इंस्टेंस है कि अब जो हिमालयन बायोडाइवर्सिटी है, जो फ्लोरा है, वो इसका आपको एक तरह से प्रमाण दे रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज एक्चुअल में हो रही है। अभी तक हम बोलते हैं, न्यूज में सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये एकदम विजिबल इंस्टेंस है, ठीक है। तो आप याद रखना, इसको यूज करना अच्छे से। अगला नेक्स्ट है अपनी खबर है, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे डेवलपमेंट स्कीम उत्तराखंड। होम स्टे किसके लिए है, टूरिज्म के लिए है। इस बार प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा भी था, यूटीडीसी उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल थी या बोर्ड था, यूटीडीपी ऐसे कुछ करके था। उसमें पूछा था कि टी क्या है, टूरिज्म है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, क्या है, तो वो टूरिज्म था। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड ने भी मनाया और कुछ वादे किए होंगे कि हम अपने जो टूरिज्म है उसको बढ़ाएंगे, ये एक जनरल सी समझ है। आपको क्या करना है, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे डेवलपमेंट स्कीम इन उत्तराखंड ये चल रही है। इसमें क्या होता है कि जो हिली एरिया है, जो पहाड़ का एरिया है, वहां पे 33% या फिर 10 लाख रुपए सब्सिडी देती है सरकार डेवलप करने के लिए। प्लेन एरिया में क्या होगा, अभी आप देखो मत, प्लेन में पैसा ज्यादा होगा या कम होगा, प्लेन में ऑब्वियसली रिलेटिवली कम होगा। तो कम कितना है, बस ऐसे याद रखना कि 25% तक सब्सिडी देगी या फिर 7.5 लाख रुपए, जो भी इनमें से कम हो उतनी सब्सिडी दी जाएगी आपको होम स्टे डेवलप करने के लिए अंडर दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे डेवलपमेंट योजना। समझ में आई बात। प्रीलिम के लिए याद रखना,
4 विलेज उत्तराखंड के, उनको इसी दिन अवार्ड भी मिला है बेस्ट टूरिज्म विलेज का। ठीक है, कौन कौन से हैं? 2 उत्तरकाशी के हैं, नाम याद रखना, हर्षिल इजी याद रह जाएगा। दूसरा है जकोल, दोनों उत्तरकाशी के हैं। तीसरा है सूपी, सूपी किसका है? बागेश्वर का। और एक है पिथौरागढ़ का, पिथौरागढ़ का क्या है? गुंजी। पिथौरागढ़, गुंजी, सूपी, बागेश्वर और 2 उत्तरकाशी के हैं। कौन कौन से हैं? जकोल और हर्षिल। 4 बेस्ट टूरिज्म अवार्ड मिला है इन विलेजेस को। ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, मेंस के लिए भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या? चलिए, ये उत्तराखंड की जो मिनिस्ट्री है उसकी साइट से ही उठाया है, इसको देखना। ये उन्होंने फोटो दिए हुए हैं कि आप क्या कर सकते हो। तो उत्तराखंड में जो टूरिज्म का पोटेंशियल है या फिर हमें किन चीजों को प्रमोट करना चाहिए, यहीं से आपके पॉइंट मिल जाएंगे। आप उसकी लैंग्वेज अपने हिसाब से बना के लिख देना। इसमें आपको इमेज दिख रही होगी, एक मंदिर है, घंटी बंध रही है और लिखा हुआ है विद गॉड ग्रेस। तो इसके लिए मतलब हमें स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। स्पिरिचुअल टूरिज्म जगह जैसे 4 धाम है उत्तराखंड में, हरिद्वार भी है, आपका ऋषिकेश भी है, आदि आदि कैलाश भी है जो आपका कुमाऊं में है। तो ये ऐसे करके हम एग्जाम्पल में लिख देना कि इन इन जगहों को हमें और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी फैसिलिटीज फॉर फॉरेन टूरिस्ट प्लस जो डोमेस्टिक टूरिज्म आता है उसके लिए। आप इसको लिखना आराम से। दूसरा है फील द थ्रिल, ये साइकिल चला रहा है, मतलब क्या है? एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा देना चाहिए। जैसे स्कीइंग चलती है कहाँ पे? ओली में, ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग। ऐसे ही जितने भी एडवेंचर टूरिज्म है उन सबको भी हमें प्रमोट करना चाहिए, पैराग्लाइडिंग वगैरह को भी। एग्जाम्पल आप ये लिखते चलना जगह के साथ, पॉइंट प्लस एग्जाम्पल। ठीक। तीसरा है नेचर्स बाउंटी, मतलब जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचुरल सीनरी है, उसको भी हमें प्रमोट करना चाहिए। एग्जाम्पल क्या दोगे आप? खुद से सोचो। वैली ऑफ फ्लावर दे सकते हो, आराम से लिखो। ठीक है, बस एक एक एग्जाम्पल पॉइंट। तीसरा है इनटू द वाइल्ड, कि मींस वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को भी हमें प्रमोट करना चाहिए। बहुत सारे पार्क हैं, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ऊपर गोविंद पशु विहार है गंगोत्री में, गंगोत्री के नाम से भी है। ये एग्जाम्पल लिख देना, 1-2 एग्जाम्पल, पॉइंट आपका यहां से आ गया। तीसरा, ये योगा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। एग्जाम्पल दे देना, योग नगरी ऋषिकेश। ठीक है, और आपका है इसमें फ्रॉम द पास्ट, मींस हिस्टोरिकल, जो हमारा हेरिटेज है, हेरिटेज टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे जागेश्वर के जो मंदिर हैं, एग्जाम्पल देते चलना बस। जागेश्वर के मंदिर हैं, कनखल में है, हरिद्वार में, तो ये एक हेरिटेज है हमारी, इसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लेवर्स ऑफ द लैंड, मींस जो क्यूजीन है लोकल, मिलेट्स है, झंगोरा की खीर वगैरह बनती है। ठीक है, आलू से भी वहां पे कुछ बनता है। तो आप इन सब चीजों को भी लिख सकते हैं। और लास्ट है अपना कल्चरल टूरिज्म। कल्चरल मतलब यहाँ की जो ट्रेड है, ट्रेड, फेस्टिवल, फेयर, प्लस जो वहाँ का लोकल फोक आर्ट है, ये सब कल्चर का पार्ट है। आप इसको भी प्रमोट कर सकते हो। तो 2, 4, 6, 8, 8 पॉइंट, 8 एग्जाम्पल, बात खत्म। और इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बचेगा, आप आराम से लिख लोगे। ये सब एग्जाम्पल है, आप चाहे तो इसको मत पढ़ना, बस जितना मैंने बताया है उतना याद रखना। ठीक है, आपको काम आएगा। अच्छा, इसको चलिए अभी बाद में लेते हैं। ये लैंडस्लाइड वाला है, इसको मुझे आपको थोड़ा सा समझाना भी है। ओके, एक न्यूज ये है अपने पास, पितृपक्ष। अभी आपको पता होगा ये जो पितृपक्ष चलते हैं सितंबर में भी जस्ट पूरे हुए वो, उसमें क्या एक इनिशिएटिव लिया सरकार ने कि लोग ना पिंडदान वगैरह करने, पितृपक्ष में हरिद्वार का एक काफी महत्व है, तो वहां आते हैं। तो आईआरसीटीसी ने एक ट्रेन चलाई, पितृ छाया एक्सप्रेस। याद रखना, एक भारत गौरव एक्सप्रेस है, ये वो नहीं है, ये पितृ छाया एक्सप्रेस बाय भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। उस टूरिज्म ट्रेन के थ्रू ही ये एक अलग से नाम से चली थी, पितृ छाया एक्सप्रेस। पूछने लगे कहाँ कहाँ के लिए थी, तो हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ। ठीक है, पैकेज आप ये सब पूछेगा नहीं, फिर भी अगर आपको जाना है तो 44,909, 45,000 का है। देखना, आराम से घूम के आना। ट्रेन तो वैसे ऊपर जाती नहीं, फिर भी चलिए।
इस ट्रेन का नाम याद रखना। अगला है राजाजी नेशनल पार्क के नाम पे। इसमें क्या हुआ ना, एक आईएफएस ऑफिसर थे, उससे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई। जो सीएम साहब थे उन्होंने उनका अपॉइंटमेंट कर दिया। बात कुछ ऐसी थी कि जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे उन्होंने उनका नाम रिकमेंड नहीं किया था, क्योंकि उनके ऊपर कुछ केसेस चल रहे थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई, वो कंट्रोवर्सी, उसमें मत जाना। बात थी ये अपना जो राजाजी नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है? हरिद्वार। आप हरिद्वार जाओगे तो माँ चंडी देवी का पुल है, उसके पहले एक चीला के लिए रास्ता जाता है, वहां वो पूरा चीला डैम वगैरह है, और राजाजी नेशनल पार्क की रेंज वहां से स्टार्ट होती है। ठीक, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। इसमें 3 सेंचुरी मिली है, एक तो राजाजी, मोतीचूर और चीला। चीला तो मैंने बता दिया, डैम भी है एक छोटा सा। मोतीचूर भी है, वहीं पे रेलवे स्टेशन का नाम है। राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, उनको पहले बोलते थे राजाजी। आपने सुना होगा राजाजी फॉर्मूला, सीआर फॉर्मूला जो था 1995, ओ सॉरी 1945, ठीक है। तो उनके नाम पे पड़ा है। राजाजी नेशनल पार्क कब बना? 1983 में। इस बार भी शायद उत्तराखंड पीसीएस में ये तो नहीं पूछा, लेकिन हाँ 4 नेशनल पार्क पूछे, उसके सामने ईयर पूछे और अरेंज कराया कि आप बताइए कौन सा कब बना। ठीक है, याद रखना 1983। ये किसके लिए फेमस है? एशियन एलिफेंट के लिए, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। और इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया है, कब? 2015 में। और यहाँ पे वन गुज्जर, जो वन के गुज्जर हैं, वो भी कभी कभी डिसाइड करते हैं आके। तो ये सब फैक्ट हुए। 2 डेट याद रखना, 2015, 1983, राजा जी के नाम पे राजगोपालचारी, 3 को मिलके बनाया, बात खत्म हुई। ये कंट्रोवर्सी है, इसमें नहीं। अच्छा, जज का ये कमेंट में देख रहा था, जज साहब ने ये कमेंट किया था कि वी आर नॉट इन द फ्यूडल एरा, कि हिंदी में लिखा है कि राजा जैसे बोले वैसा चले। मतलब क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से टिप्पणी की थी हमारे सीएम साहब पे, कि आप जिसको बोल दोगे ऐसा नहीं है कि वही चलेगा। जो एक प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, आपने उसको भी फॉलो करना चाहिए। चलिए, वो फालतू की कंट्रोवर्सी है, अपन पूरा करते हैं इसको। ओके, 2 सितंबर को याद रखना डेट, बुग्याल कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। बुग्याल क्या होते हैं? बुग्याल हाई ऑल्टीट्यूड पे घास के मैदान, सिंपल लैंग्वेज में समझना, जो घास के मैदान है हाई ऑल्टीट्यूड पे। जैसे सवाना क्या है? सवाना भी तो घास के मैदान ही है, वो गर्म वाले प्रदेश में है। पुस्तास जो हंगरी में है, स्टेपी जो सेंट्रल एशिया में है, वेल्ड्स जो साउथ अफ्रीका में है, डाउन्स, ये सब भी घास के मैदान ही है, लेकिन ये टेम्परेट रीजन में है। तो पहाड़ वाले रीजन पे क्या है? पहाड़ वाले रीजन पे ये है बुग्याल, बुग्याल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें मां नंदा सुनंदा महोत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, वो कब मनाया जाता है? ड्यूरिंग द नंद अष्टमी फेस्टिवल इन द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड एवरी सितंबर। हर सितंबर को नंद अष्टमी के टाइम पे मां नंदा सुनंदा महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ? कुमाऊं के रीजन में। बस वो आपको पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि गढ़वाल नाम दे देगा, थोड़ा सा बच के रहना। डेट याद रखना, बुग्याल कब कंजर्वेशन डे मनाया जाता है? 2 सितंबर। ये हाई ऑल्टीट्यूड पे घास के मैदान है, ये एक लेक है, आपका काम हो जाएगा इसी से। ठीक है, ओके। अच्छा, एक ये चोरी की न्यूज थी देहरादून, आप में से कितने लोग गए होंगे, रहते भी होंगे। ठीक है, ये घंटा घर है। घंटा घर पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ चोरों ने, जो ये घड़ी लगी हुई है यहाँ पे, उसकी जो कॉपर की है सुई, वो चुरा ली। तो घंटा घर रुक गया, थम गई देहरादून की धड़कन, घड़ियों की टिक टिक हुई बंद, क्लॉक टावर क्यों पड़ा सोना। तो इसी वजह से पड़ा, ये चोरी हो गया था। ठीक है, ये एक बात है। दूसरी बात क्या है, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल देख लो जब बात आ गई है तो। इसको 1943 के अराउंड सरोजनी नायडू ने मीन्स स्टार्ट किया था, एक तरह से इसकी आधारशिला रखी थी। ये एक पॉइंट। 1953 में इन्होंने दिया होगा, ये थोड़ा सा इन्होंने गलत दिया हुआ है। 1953 में जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, ये कमीशन किसने किया था? लाला शेर सिंह ने, अपने पिताजी की याद में। उनके पिताजी कौन थे? लाला बलवीर सिंह। तो लाला शेर सिंह ने बलवीर सिंह की याद में इसको कमीशन कराया था। किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री। इनॉग्रेशन
उन्होंने किया था, और जो इसकी आधारशिला रखी थी, फाउंडेशन रखी थी, वो सरोजनी नायडू ने। तो थोड़ा सा सरोजनी नायडू के बारे में भी जान लेते हैं। ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट, पोएट ये तो थी ही। इनको नाइटेंगल ऑफ इंडिया, जो स्वर कोकिला बोलते हैं ना, भारतीय कोकिला, इनको कहा जाता था। किनको? सरोजनी नायडू को। ठीक है। और इसके बाद क्या है कि ये फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की 1925 में। जो पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, आईएनसी की, वो थी एनी बेसेंट, लेकिन वो विदेशी थी। जो फर्स्ट इंडियन थी वो आपकी थी सरोजनी नायडू। ठीक है। गांधी जी के साथ जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी सेकंड वाली 1931 में, उसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया था। जो सोल्ट सत्याग्रह था अपना 1930 का, इन्होंने भी उसको लेड किया था। अब एक नाम दिया था धरासना सत्याग्रह। ठीक है। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रख लेना। कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं नीचे बता रहा हूं आपको। ये क्योंकि एक पोइटेस थी, कवित्री थी, तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये इनकी एक कविता है या किताब है, पता नहीं। द बर्ड ऑफ टाइम ये बुक है, ये भी। द ब्रोकन विंग्स इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, ये तीनों याद रखना। इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, द ब्रोकन विंग्स जो चिड़िया थी उसके पर काट दिए गए, इन्होंने बोला। द वर्ड्स ऑफ टाइम और द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये 3-4 चीजें याद रखना। बाकी इनको उत्तर प्रदेश, इवन स्वतंत्र भारत का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला राज्यपाल भी बनाया गया। ठीक है। फर्स्ट अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर द अचीव्ड इंडिपेंडेंस ऑफ 1947। ठीक है, चलिए छोड़िए। अच्छा, ये अपना हो गया है। ठीक है, ओके, ये भी हो चुका है। एक चीज और बचती है इसमें अपना भी, एक ये क्वेश्चन था ना, हाँ, लैंडस्लाइड का। लैंडस्लाइड मैंने आपको कल बताया था कि ज्योग्राफी का एक कोई भी क्वेश्चन आए आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सिंपल सा ये एक फॉर्मेट है। लैंड जमीन, क्लाइमेट मतलब मौसम, जलवायु, नीचे हाइड्रो मतलब पानी, कुछ भी हो, फिर एनवायरमेंट, रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, रीजन, कल्चर, पॉलिटिकल। इनको तो आपने याद रखना है। अब लैंडस्लाइड क्यों हो रहा है उत्तराखंड में, एक डेटा देना कि लगभग 70% से ज्यादा क्षेत्र उत्तराखंड का इज प्रोन टू लैंडस्लाइड। वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। किसने बोला है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई का डेटा है। सिर्फ इससे स्टार्ट करना, बाकी उसके कारण क्या है, तो कारण ये फिक्स है, इसको याद रखना कि लैंड, लैंड मतलब वहां की जो रॉक्स है वो सेडिमेंट्री ओरिजिन की है, सेडिमेंट्री ओरिजिन की है, यंग फोल्ड माउंटेन है, नवीन पर्वत है। जब नया पर्वत है तो ऑब्वियसली वहां पे लैंडस्लाइड वगैरह ज्यादा होगी ही। ठीक है, पहला पॉइंट ये हुआ आपका, जो आपका जियोलॉजी से कनेक्ट करता है, लैंड से कनेक्ट करता है। दूसरा पॉइंट क्लाइमेट। क्लाइमेट में सोचो, सोचना है, अब पढ़ना नहीं, सोचना है कि क्लाइमेट में क्या हो सकता है। कि वहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से आता होगा क्या? नहीं। क्लाइमेट में आप सोचो रेनफॉल आती है क्या? आती है। वहां पे एक्सट्रीम रेनफॉल होती है। इवन आईएमडी का डेटा है, इसको कोट करना, कि 100 mm रेनफॉल कुछ ही घंटों में वहां पे हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम रेनफॉल होती है, और वो एक मेजर रीजन है फॉर लैंडस्लाइड। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी। पानी देखिए ऊपर से तो बरस गया, पानी नदी में भी तो है। तो जो रिवर है वो, क्योंकि अभी यंग फोल्ड माउंटेन है, वहीं से ओरिजिन हो रही है रिवर, तो उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है, वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि वो कट करके चलती है पहाड़ को। जब पहाड़ को ऐसे इरोड करके चलेंगी तो लैंडस्लाइड ऑब्वियसली होगा ही। ठीक, 3 पॉइंट हुए। चौथा है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मीन्स क्या? सीधा सा एनवायरमेंट का मतलब है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से वहां पर लैंडस्लाइड आती है। कोई डेटा हो आप डाल देना। डेटा भी मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड का मैप बनाना, और जो इसरो का एक लैंड एटलस है, लैंडस्लाइड की उसने कुछ रीजन डिमार्केट किए हैं, तो जैसे रुद्रप्रयाग है उसके आसपास का रीजन है, उसको शो कर देना कि यहाँ ये ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। ठीक है, तो ये भी हुआ आपका रिसोर्स। अब देखिए उत्तराखंड में रिसोर्स भी है
है ना, लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, कॉपर भी मिलता है अल्मोड़ा में, और अलग अलग रिसोर्सेज हैं। उनका जब आप एक्सट्रैक्शन करते हो तो आप ब्लास्ट भी करोगे, सब काम करोगे, उस वजह से जो वहां की जो पत्थर है वो थोड़े से वीक हो जाएंगे, जो फोर्स लगता है उनको कंप्रेस करने के लिए वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा और लैंडस्लाइड हो जाएगी। तीसरा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी वहां पे कुछ जगह पे झूम कल्टीवेशन भी होता है, उसकी वजह से क्या हुआ कि लैंड एकदम एक्सपोज हो गई, क्योंकि वहां के फॉरेस्ट वगैरह सब कट गए, एक्सपोज हो गई, वो एक्सपोज हुई, तो अब वो ज्यादा वल्नरेबल है फॉर लैंडस्लाइड। तो ये एक रीजन है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री भी लगती है, एक डाल सकते हो, जैसे हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री है ना, होम स्टे वगैरह बन रहे हैं, तो ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है ऑन द फ्रेजाइल इकोलॉजी ऑफ उत्तराखंड, ऑफ हिमालय, ठीक है। इस वजह से भी ये ट्रेड ट्रांसपोर्ट ये सब आप लिख सकते हो कि ज्यादा ट्रैफिक है, ज्यादा इनफ्लो है टूरिस्ट का, उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन, पोल्यूशन, एन नंबर ऑफ थिंग आप लिख सकते हैं। समाधान लिखना है वो भी यहीं से लिख देना, आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे आपको सोच के लिखना है। अगर ये आपको पसंद आया तो आप मुझे बताना, मैं और फिर ऐसे ही इनिशिएटिव लेके आऊंगा। हाँ, मंथली अपना जो ये स्टार्ट हुआ है, ये हम टिल एग्जाम जब भी होगा 2025 में यूकेपीसीएस का, तब तक कंटिन्यू रखेंगे। आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर कहीं से नहीं पढ़ना, ठीक है। जो वन लाइनर भी पूछेगा वो भी मैं कराऊंगा, प्लस जो आपको मेंस की थोड़ी बहुत बड़ी होगी नेक्स्ट ईयर वाली की, अभी पेपर 5th का 6th का, देखिए अभी तो टाइम कम था, नहीं हो पाया, लेकिन तब तक मैं बिल्कुल ऑथेंटिक आपको नोट्स बना के दूंगा खुद से, विद पिक्चर, वहां पे जो भी लोकेशन होगी वहां जाके वहां की सब चीजें आपको मिलेंगी। मीन्स अभी तक आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिला होगा। आप मुझ पर रिलाई कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी देख लेना अगर आपको विश्वास नहीं हो तो चलिए, वीडियो कैसी लगी आप बताना प्लीज, कमेंट सेक्शन में आप प्लीज इसका फीडबैक देना, ताकि जो भी चेंजेस है मैं कर सकूं, और जो भी मोटिवेशन बोल लीजिए या फिर एक इंस्पिरेशन बोल लीजिए मुझे मिल पाए। थैंक यू।